बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, आप लोग बताएं, है ना उधर का। अब उसके बाद आयोजकों ने क्या सोचकर इसको नाम रखा होगा, वो वाला तो नहीं रखा होगा। आयोजक तो वैचारिक लोग हैं, वी द पीपल, पैगाम और तमाम जो संगठन के लोग, मैं जानता हूं ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत संसाधन जुटा करके, लोगों को जुटा करके ये आयोजन जो करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पिछले दिनों भी आयोजन किया था, फिर कर रहे हैं और लगातार करते जा रहे हैं। यानी ये वैचारिक लोग हैं, तो इसका मतलब इन्होंने जो इसका इस्तेमाल किया है वो एक जुटान के अर्थ में किया है, लोगों को इकट्ठा करने के अर्थ में किया है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग हों ऐसी उम्मीद करते हुए इसका नाम महाकुंभ रख दिया। तो भाई गलती इनकी थोड़ी है। अब हमारे लोगों की ये जागरूकता है, अति जागरूकता है। हमारे लोग इतने ज्यादा जागरूक हो गए हैं कि अब ऐसे कार्यक्रमों में भी जाने की जरूरत नहीं महसूस करते। बहुत जागरूक हैं, घर में बैठे होंगे, यहां कम लोग हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कल भीड़ आएगी, कल और लोग आएंगे, और लोगों को आना चाहिए। तो जैसे शब्द भले ही ब्राह्मणवादी हो, हमने उसका इस्तेमाल सकारात्मक किया। उसके अंदर जो विशेष कमी है, मैंने 4 पंक्तियों के अंदर लिखा है कि न जाने क्यों इतने मतलबी हो गए हैं लोग, न जाने क्यों इतने मतलबी हो गए हैं लोग। निस्वार्थ के लिए औरत, शौहरत, दौलत का मोह, समता आंदोलन से भटके किसको मार्ग दिखाए। इतने खुदगर्ज हो गए लोग, इतने खुदगर्ज हो गए लोग। साथियों, ये हमारे समाज की पीड़ा है। आज हर कोई तीसरा व्यक्ति महीने, 2 महीने, साल, 2 साल काम करता है और एक अपनी राजनीतिक पार्टी तैयार कर लेता है। साथियों, ऐसे कैसे समता आएगी? जो मान्यवर काशीराम जी ने जो काम किया था, घर घर जाकर के, साइकिल चला करके जो पदयात्रा की थी पूरे भारत में, जब तक वो उस रूप में काम नहीं करेंगे। दूसरा, जो सबसे बड़ी जो बात है, विचारों की लड़ाई है। अब बाबा साहब की जय भीम सब करते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे कोई नहीं चलता। मैं आप सबके माध्यम से पैगाम जैसे संगठन को एक निवेदन करना चाहता हूं। 2 पॉइंट प्रोग्राम बनाए हम। जैसे हजारों साल बायकॉट होता रहा है, वो पे बैक टाइम आ गया है। एक तो वोट देने में कम से कम मनुवादी मानसिकता के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी से जो मनुवादी मानसिकता की पार्टी से आया है, उसको वोट ना दें। पहला पॉइंट मेरा ये है। अभी जो हालात है ना, टाइम कम है, कम टाइम में ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जो फायदेमंद हो, जिससे फर्क पड़ता हो, जिससे असर हो। तो एक गुजारिश तो पहली मेरी ये है, आप लोग सब समझदार हैं, हम सब ने एक दूसरे का ज्ञान बराबर बराबर बांट लिया है, सब समझदार हो गए। किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी पार्टी के ऊपर मनुवादी मानसिकता का होने का शक भी हो जाए तो ना उसको वोट दें, ना और किसी को देने दें। पहला काम। दूसरा, लिस्ट बनाएं, लिस्ट। बाबा साहब का जो भी सिपाही है वो लिस्ट बनाए कि मैं जेल जाने के लिए कब, कहां और कैसे आऊं। जिस दिन हमारी इस लिस्ट में, और ये जेन्युइन दिल से लिस्ट होनी चाहिए, कि ये जो लुटेरे वर्ग है, ये हमें कभी भी कमेरे को जो है उसके हक अधिकार नहीं देंगे, उसका शोषण करेंगे, उससे उपजा हुआ अनाज भी छीन लेंगे और उसकी मेहनत को भी छीन लेंगे। तो हमारे पास सब कुछ है, हम क्यों नहीं जीत सकते? सवाल यही है ना, विपक्ष एक कैसे होगा? नहीं, विपक्ष एक हो रहा है क्योंकि सब पिट रहे हैं। बताइए, जहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हीं का शुद्धिकरण हो रहा है, बताओ, उन्हीं के साथ भेदभाव हो रहा है, तो क्या उनके मन में नहीं पनपा होगा कि एक स्वर्ण समाज की महिला, उसका तो कोई शुद्धिकरण नहीं करता, और मैं कौन से हार्ड मास की बनी हुई हूँ कि मुझ में से बदबू आ रही है या मेरे शरीर में कीड़ा पड़े हुए हैं कि मेरा शुद्धिकरण हो रहा है? तो ये भेदभाव ऊपर बहुत नेताओं के साथ हो रहा है। अब लालू प्रसाद यादव है
या जो है अभी सीबीआई ने रेड मारी है राबड़ी देवी जी के उधर। तो ये सब जो है ना आज जो है इसके स्वर्णवाद के मनुवाद के बहुत ज्यादा जो है शोषित पीड़ित है। अगर ये अब भी नहीं हुए, कहते हैं ना जब बिल्कुल ही सब शोषित हो जाते हैं तो एक बुलंद आवाज खड़ी होती है, एक क्रांति आती है। अब गड़ा सब पूरा सब गलत बच चुका है और एक क्रांति जरूर आएगी 2024 तक। अगर यूं ही लगे रहे हम, एक चिड़िया भी अगर जो है ना एक जंगल में आग लग जाती है वो भी अपने कर्तव्य को अगर निभाती रहे एक चिड़िया भी, तो ये जो है आजादी की लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता। हम बहुजन जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जो संभावनाएं देख रहे हैं सत्ता की, क्या वो संभावनाएं पूरी हो सकती हैं? क्यों नहीं पूरी हो सकती? इस देश में 90% वोट हमारी है। जब वोट मेरी है और वोट से ही राज आना है तो संभावना तो पूरी है, 100% है हमारी, हमेशा से ही 100% रही है। बस हमें क्या करना है, हमें अपने लोगों को एक जो हमारे नेता हैं, जो हमारे सामाजिक संगठन है, इनको बस एक मंच पर लेके आना है। जब ये नेता हमारे सामाजिक संगठन एक मंच पर आ जाएंगे तो सामाजिक और राजनीतिक जो समानता है वो समन्वय है वो बना रहेगा और फिर एक मैसेज पूरे देश में जाएगा और सारे के सारे जो लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के अपने नेताओं का, अपने सामाजिक संगठनों का अनुसरण करेंगे और जो है सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हम किसी की चोरी नहीं करनी, हमने वोट की, माल हमारे पास, और हम कहेंगे हम जो है अमीर बन सकते हैं, नहीं बन सकते, हम तो अमीर है, हम तो अमीर है। जज कितने हमारे न्यायालय सरकार, देखिए प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, देखिए आदिवासी है तो बहुजन ही ना, देखिए सब। देखिए अगर राष्ट्रपति आदिवासी हैं तो मैं कई ऑफिसों में गई, वहाँ पे प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई है, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू जी जो प्रथम नागरिक इस देश का है वहाँ पे उनकी फोटो नहीं लगी हुई है। तो ये तो जो है चेहरा जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी जो है ST, अब जंगलों की बारी है कब्जा करने की। ये देश 2000 सालों से जातियों में बटा हुआ देश है। कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जहां जाति नहीं है, लेकिन उस कम्युनिटी के जो जातिवादी लोग हैं वो इतने शातिर हैं, इतने होशियार हैं कि उन्होंने अपने ही समाज के लोगों को धर्म के आडंबर में घेर रखा है। और कोई ऐसा कम्युनिटी नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसका ऊपरी वाला तबका जो है वो नीचे वाले तबके का शोषण नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो निष्कर्ष निकाला है कि इस दौर में 2000 सालों का भारत में जाति का इतिहास है और पिछले 120 सालों से धर्म के आधार पर दंगे चल रहे हैं। अब आप लोगों को तय करना है कि इस देश की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो जातिवाद की बीमारी है या सांप्रदायिकता की बीमारी है। आज के समय में दोनों बीमारी बहुत जरूरी है, सांप्रदायिकता भी है और जातिवाद भी है। समाज में जन्मे सभी संतों और महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मंच पर और मंच के सामने बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्ग नौजवान साथी भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, आज का जो विषय है न्याय अधिकार महासम्मेलन, जिसके तहत ये प्रोग्राम हो रहा है तो संविधान की बात, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है अगर आप उसमें देखते हैं तो शुरू में सबसे पहले यही कहा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राष्ट्र ये अजेय हो, देश ये अजेय हो, राष्ट्र ये अजेय हो, देश की जयगान हो, राष्ट्र की जय घोष हो, देश की जयगान हो, राष्ट्र की जय घोष हो, संविधान की जय हो, न्याय की विजय हो, संविधान की जय हो, न्याय की विजय हो, संविधान के मार्ग पर बढ़े चलो, बढ़े चलो, संविधान पथ के मार्ग पर बढ़े चलो, बढ़े चलो। साथियों, भारत के निर्माण में, भारत के स्थापना में, आधुनिक भारत को एक सूत्र में बांधने में जो काम हमारे संविधान ने किया है उसे मैं अपनी दूसरी काव्य के माध्यम से ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया के माध्यम से आज दिल्ली के रामलीला मैदान में
न्याय अधिकार महासम्मेलन के नाम से कार्यक्रम रखा गया है। हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं। देखेंगे किस तरह का वक्तव्य यहाँ पर रहेगा। और मैं आपको दिखा रहा हूँ रामनगर ग्राउंड से ये दृश्य। भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं कार्यक्रम को सुनने के लिए, वक्ताओं की बात सुनने के लिए। एजुकेशन में 2007 से देना शुरू हुआ। कार्यक्रम के मंच का जो चल रहा है और कुछ ही देर में लोगों की भीड़ आना यहाँ पर चालू है। अपने अधिकारों के लिए, अपने साथ हो रहे शोषण के खिलाफ जागरूक किया था शिक्षा के माध्यम से। आज हम उनको याद फरमाने के लिए कम से कम एक नारा जरूर, एक नारा उनको याद फरमाने के लिए मैं बोल दूंगा। माता सावित्रीबाई फुले, आप बोलेंगे अमर रहे। भाई जितनी आवाज है यहाँ, पता नहीं इधर कौन कथावाचक इधर बैठा है, कोई हमारे इन प्रोग्रामों को खलल डालने के लिए भी लोग साथ साथ में पैरेलल प्रोग्राम करते हैं। माता सावित्रीबाई फुले, भाई आप लोगों ने जो आपने कास्ट सेंसस होगा, वो सेंसस में कास्ट सेंसिटिविटी होना, एसटी एसटी रिलीजियस डिनोमिनेशन के साथ ओबीसी का ये आंकड़े होना, क्योंकि ओबीसी का ये कास्ट सेंसस हुए तो अपने जाति, अपने कितना इकोनॉमिक एजुकेशन। मित्रों, हम क्यों नहीं अनुसरण करते हैं? ये अनुकरणीय कदम है। अकेले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जितना किया है, अगर उसका हम 100वां हिस्सा, हम में से प्रत्येक व्यक्ति 100वां हिस्सा, अरे 100वां हिस्सा छोड़ दो, 1000वां हिस्सा भी हम अपने समाज के लिए खर्च करें तो मेरा विश्वास है मित्रों, 2024 में मनवादियों की सरकार बनेगी नहीं कभी मित्रों, अगर एक साथ हम लोग खड़े हो जाएं, 1000वां हिस्सा भी खर्च करें। का परिनिर्माण दिवस है। मुझे लगता है अभी तक हम किसी ने भी उसको याद नहीं किया, लेकिन उसी के दिन के ऊपर आज का ये प्रोग्राम हो रहा है। माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने न्यायिक अधिकार के लिए पूरा जीवन एक जोड़ी ने लगाया, और मैं जब यहाँ नाभा कुमारी फुले मित्रों, पूरा जीवन नारी। ममता बनर्जी कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, मायावती भी कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो कहाँ यूनिटी आ रही है आप? नहीं, देखिए ये अभी कह रहे हैं नहीं लड़ेंगे, लेकिन ऐसी मजबूरी सामाजिक संगठन जैसे ये पैगाम में है। सरकारी स्कूलों का, सरकारी हॉस्पिटल को पूरा उन लोगों ये नाकाबिल बना दिया। ये बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय करने के वास्ते वो भी व्यापार चलते आया। फिर बाद में जब मैं नेशनल कमीशन पर बैकवर्ड क्लासेस था, इंडिया भारत के संविधान के प्रति, ठीक है, ये जो मीडिया बिकाऊ सौदे इन्होंने अपने तंत्र बना रखे हैं, इनकी बात को टीवी का बहिष्कार कर दो। मैं तो कहती हूँ टीवी पर हमारे सोशल मीडिया की कोई खबर नहीं आती है तो बहिष्कार कर दो ना उनका। तो हम टीवी का 2024 तक खंडन कर दें तो देखिए हमारी सरकार सही और सब अपने पीछे लोगों ने वहाँ अपने वोट लूट मार इतना। मेरा रिपोर्ट एक्सेप्ट करके भारत सरकार का वो नोटिफिकेशन काट दिया बाद बड़ी जंगे हुए। वो जंगे का ओबीसी का रिजर्वेशन विदाउट सर्वे विदाउट आंकड़े बैन बोल रहा था 10% रिजर्वेशन। तो जितने हम लोग हैं यहाँ पर उतना तो कम से कम हम उनको याद कर सकते हैं। और हमारी बहनें, मैं कभी फंक्शन में आगे ये नहीं देखता मुझे बैठने का स्थान मिल। साथियों, मैं सबसे पहले आदरणीय तेजर स्कूल्स में मैं जो रिकमेंड किया अभी थोड़ा बहुत उसमें इम्प्लीमेंट हो रहा। जो आपने सवाल किया है इस पर ये श्लोक सुनाऊं इस पर? इस पर अच्छा ये SC ST ओबीसी मैंने घुसा हुआ है, हम क्यों नहीं हो पा रहा?
इकट्ठा यूनाइटेड क्यों नहीं हो रहा है? सभी को नमस्कार करता हूं। जो आपने सवाल पूछा है कि SC ST और OBC एक क्यों नहीं हो पा रहा है ना, ये अलग अलग हैं, हम क्यों नहीं बन पा रहे। भगत कबीर जी का बहुत बढ़िया श्लोक है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़ा खेत। के व्यक्ति वही सूरमा है जो गरीब, दीन, दुखी, अनपढ़ व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ता है। हमने क्या किया कि OBC SC ST ने, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये एक बात कही थी अतीत काल में कि मुझे मेरे गरीब लोगों ने धोखा नहीं दिया, मेरे पढ़े लिखे समाज ने मुझे धोखा दिया है। तो ये बात वहाँ सच होती है कि पढ़े लिखे समाज ने, जो SC ST और OBC का है, उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगर वो जिम्मेदारी निभाएं, जो जितनी परसेंटेज में वो पढ़े लिखे हो चुके हैं, तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है मुझे मिलता कि हम सत्ता का सुख ना ले पाए। मतलब सत्ता का सुख का मतलब है कि SC ST और OBC मुख्य स्ट्रीम लाइन में ना हो, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो राजनीति है, चाहे न्याय का क्षेत्र है, चाहे नौकरियां हैं, चाहे बिजनेस है, चाहे कामगार हाथ करगा जो है, हम सभी जगह आगे आ सकते हैं। पंजाब में आए हैं, पंजाब में SC ST आपका देखा है? हाँ, पंजाब में जो SC समाज है, मेरा ख्याल है कि पूरे देश भर में पंजाब में SC समाज जो है, ST तो पंजाब में है नहीं, शेड्यूल ट्राइब पंजाब में नहीं है। SC समाज जो है वो 2011 के सेंसस में 31.94% था, जो कि अब बढ़ के 33% हो चुका है। और उनको 22.5% जो पूरे देश में आरक्षण मिलता है SC और ST को, दोनों को मिला के, तो SC समाज अकेले को वहाँ 22.5% मिल रहा है और BC समाज को वहाँ पर सिर्फ 10% नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है। तो ये भी कारण है एक कि वहाँ जो लड़ाई लड़नी चाहिए हमें OBC समाज की, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा फॉरवर्ड BC समाज वहाँ बसता है, तो वो इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम तो है पर अवेयर नहीं है, वो जागरूक नहीं है। तो ये कमी है। हालांकि BC समाज के साथ पंजाब में सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है और यही इस बात हम यहाँ आज रामलीला मैदान में न्याय अधिकार महाकुंभ के मंच के जरिए रखने के लिए पंजाब से यहाँ पर आए हैं।